गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम सामाजिक परिवर्तन की कुछ अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र में जब हम आरएस की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि 15 नंबर के आते हैं। तो जो आज हम करने जा रहे हैं ज्यादातर उनमें छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। हाँ, संस्कृतिकरण में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और वैश्वीकरण इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लौकिकीकरण की। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि लौकिकीकरण, इस लोक की बात कर रहे हैं। जब हम समाज का वर्गीकरण करते हैं तो प्रारंभिक जो हमारे समाज थे वो धार्मिक समाज थे, जिस धर्म द्वारा वो निर्देशित थे। तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन समाज की बात कर रहे हैं, आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं, हम लौकिकीकरण की बात कर रहे हैं। तो लौकिकीकरण की अगर हम बात करें तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया और मुख्य रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो लौकिकीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अलौकिक, धार्मिक एवं प्रथागत व्यवहारों में, जो हमारा धार्मिक समाज था उसमें व्यवहार हमारे कैसे होते थे, अलौकिक यानी ईश्वर के प्रति, जो इस लोक से परे है यानी ईश्वर, उनके बारे में चर्चा होती थी। धार्मिक जो जितने भी हमारे क्रियाकलाप होते थे वो धर्म द्वारा निर्देशित थे। और जो हमारा व्यवहार था वो प्रथागत था, हम बिल्कुल एक यंत्र की भांति प्रथाओं द्वारा निर्देशित थे। तो इस प्रकार के व्यवहार में जो धार्मिक व्यवहार था, अलौकिक व्यवहार था, प्रथागत व्यवहार है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होना। वो परिवर्तन किस रूप में होगा? वो परिवर्तन होगा तार्किकता के रूप में। अलौकिक धार्मिकता का स्थान कौन ले लेगा? तार्किकता लेने लगती है, का समावेश होता है। तो उस प्रक्रिया को हम लौकिकीकरण कहते हैं। अर्थात लौकिकीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा धार्मिक प्रथागत व्यवहार है वो धीरे धीरे तार्किक व्यवहार में बदलने लगता है। तो ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। एमएन श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को किस रूप से परिभाषित किया है? एमएन श्रीनिवास ने इसकी 3 विशेषताएं बताई है। एक है कि धार्मिकता में कमी आना, दूसरा है तार्किक चिंतन में वृद्धि होना। तो 3 विशेषताएं कौन कौन सी बताइए? पहली विशेषता हो गई कि धार्मिकता में कमी आना, जो अलौकिक या ईश्वर के प्रति जो हमारी धारणा होती है उसमें कमी आना, वैज्ञानिक चिंतन या तार्किक चिंतन का में वृद्धि होना, और समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं में विविधीकरण आना। पहले क्या था? प्रथागत व्यवहार होता है तो एक जैसा व्यवहार होता है, वो सदियों से चला रहा है, उसी प्रकार से हम करते हैं। तो उसमें क्या होता है? विविधीकरण नहीं होता है, उसमें समानता होती है। तो एमएन श्रीनिवास ने ये अवधारणा दी थी। तो इसके प्रतिपादक हैं वो एमएन श्रीनिवास है। तो उनके अनुसार धार्मिकता में कमी, धार्मिक चिंतन में वृद्धि, समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं में विविधीकरण लौकिकता की प्रमुख विशेषता है। तो इससे प्रश्न आ सकता है 15 शब्दों का अपना कि लौकिकीकरण किसे कहते हैं और लौकिकीकरण की विशेषताएं कौन सी है। तो ये 3 विशेषताएं हो जाएगी जो कि एमएन श्रीनिवास ने बताई थी, और ये हमारी परिभाषा हो जाएगी कि लौकिकीकरण है वो अलौकिक, धार्मिक और प्रथागत व्यवहारों में धीरे धीरे तार्किकता का समावेश होना है। अब बात करें लक्षणों की कि हम लौकिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसको पहचानेंगे कैसी, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो लौकिकीकरण की प्रक्रिया में इहलौकिकता में विश्वास बढ़ता है, परलोक में नहीं, इस लोक में विश्वास है वो बढ़ता है। और अलौकिक जो आस्था है या जो धार्मिक चिंतन है हमारा, उसमें कमी आती है। तर्कयुक्त चिंतन, स्वतंत्रता आदि विचारों पर है वो बल दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि जब हम समाज में जो हमारे सोचने का दृष्टिकोण है या जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, तो उन सब में धर्म की अपेक्षा विज्ञान, तकनीकी, वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लौकिकीकरण कहते हैं। अब लौकिकीकरण क्यों आ रहा है, इसके कारण क्या है? हम अगर मानव समाज की बात करें
तो बहुत सालों से या हजारों सालों से मानव समाज है वो चलता रहा है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो बहुत लगभग 3000 साल तक भारतीय समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो धीरे धीरे जो लौकिकीकरण की प्रक्रिया है, इसके कौन से कारक उत्तरदायी है जिससे लौकिकीकरण है वो भारत के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो इसकी बात करें तो लौकिकीकरण के विकास में पश्चिमीकरण, तो उससे पहले भारतीय समाज था वो बिल्कुल धार्मिक समाज रहा था, प्राचीन युग में भी और मध्यकाल में भी। लेकिन जब से अंग्रेजों का आगमन हुआ तो वो क्या है कि शिक्षा के अंदर उनकी शिक्षा वो धार्मिक शिक्षा नहीं होती है, उनकी शिक्षा वैज्ञानिक और तार्किक होती है। तो उस प्रकार की शिक्षा से धीरे धीरे लौकिकीकरण है वो बढ़ता है। तो इस प्रक्रिया को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। तो पश्चिमी रीति रिवाजों को अपनाना, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना, ये सब है वो लौकिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं और इस लोक में या जो अलौकिक अवधारणा है उनमें कमी लाते हैं। आधुनिकीकरण, इसी प्रकार पश्चिमीकरण में केवल हम ब्रिटेन के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो आधुनिकीकरण में हम विश्व के समस्त समाजों का जो भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ रहा है उनको शामिल करते हैं। संविधान, तो जैसे ही भारत आजाद हुआ, आजादी से पहले जो समाज सुधारक थे, जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया थी, उनका विशेष योगदान रहा। आजादी के बाद भारतीय संविधान जो कि एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जो धर्म को या धर्म की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देता है। और आधुनिक कानून, तो जो समानता का अधिकार है, जो किसी भी व्यवसाय को अपनाने का अधिकार है, तो इस प्रकार के जो छुआछूत का अंत है, ये सब के सब जो हमारी समस्याएं थी वो क्या थी, धार्मिक समस्याएं थी। तो संविधान और जो आधुनिक कानून है वो इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त करते हैं। तो इसमें दहेज की समस्या भी हो गई, बाल विवाह हो गए, तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई है, तो इनको समाप्त करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक जो आंदोलन हुए हैं, जो आजादी के पहले भी हुए थे, जिसमें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध किया था, उसके बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। तो बहुत सारे विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास हुए थे, महिला शिक्षा के लिए प्रयास हुए। तो ये जो सब प्रयास है ये धीरे धीरे लौकिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, समाज में धर्म के महत्व को कम कर रहे हैं। धार्मिक आंदोलन भी हुए हैं। धार्मिक समाज जो समानता पर आधारित आंदोलन है, मुख्य रूप से जो दक्षिण भारत में आंदोलन हुए हैं, तो वो समानता पर की बात करते हैं। तो समानता जहां होगी तो धर्म क्या है कि भारतीय समाज की बात करें तो धर्म है वो समाज को कई भागों में बांट देता है, उच्चता और निम्नता के क्रम में बांट देता है। जब ये आंदोलन चलते हैं तो इस प्रकार की धार्मिक जो कर्मकांड थे उनका उनमें विरोध किया जाता है। आर्य समाज आंदोलन है। औद्योगिकरण है कि धर्म जो समाज है, धार्मिक समाज है, वो मुख्य रूप से कहाँ है, वो गांवों में प्रधान होता है। तो और नगरीकरण और औद्योगिकरण आएंगे तो क्या है कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में प्रस्थान करेंगे। तो वहां हम देखते हैं कि धर्म का महत्व होता है वो कम होता है। और धीरे धीरे जो समाज जितना औद्योगिकृत होगा, जितना नगरीकृत होगा, उसमें धर्म का महत्व उतना ही कम होगा। आधुनिक शिक्षा है तो पहले जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो भी धर्म पर आधारित थी, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ और उसके बाद हम देखें कि संविधान के बाद में धर्म को एक तरीके से शिक्षा से निकाल दिया गया है। कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो शिक्षा में धर्म को जोड़ते हैं, लेकिन जो सामान्य शिक्षा है उसमें धर्म का कोई जिक्र नहीं होता है। वो तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तार्किक दृष्टिकोण हो गया, वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं तो वैज्ञानिक आविष्कार आते हैं, वो तर्क को अधिक महत्व देते हैं या तार्किक होते हैं, और धर्म का महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि या विकास, तो ये सब मिलकर लौकिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ाते हैं। तो ये सब क्या आ जाएंगे, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संविधान, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, तार्किकता, वैज्ञानिक आविष्कार, इन सब ने मिलकर जो लौकिकीकरण की प्रक्रिया है उसको बढ़ावा दिया है। तो ये सब वो कारक है जिसमें अलौकिकता का महत्व है धीरे धीरे कम हुआ है। अब बात करें कि भारतीय समाज पर इस प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ा है, यानी भारतीय समाज में कितना परिवर्तन इससे आया है। तो इन परिवर्तनों को
मुख्य रूप से एम एन श्रीनिवास ने सर्वप्रथम समझाने का प्रयास किया था। इनकी पुस्तक थी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो इसमें इन्होंने भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए हैं इनको बताया है कि भारत में अपवित्रता और पवित्रता की धारणा में कमी आई है। तो हमारा पहले जो भी सामान्य जीवन के हमारे क्रियाकलाप थे उनमें पवित्रता और अपवित्रता का बड़ा महत्व था। हम किसी को छूने से वो अपवित्र हो जाते थे। महिलाओं के जैसे जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें उसको अपवित्र माना जाता है। सारे जो कार्य थे हमारे ये अपवित्र है, ये पवित्र है, उसकी धारणा से प्रेरित थे। लेकिन जैसे ही लौकिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है, पवित्रता और अपवित्रता की धारणा में कमी आती है। जैसे कि जाति संबंधी जो हमारे धारणा थी पवित्रता और अपवित्रता की, ये जातियां अपवित्र है, ये जाति पवित्र है, इनके छूने से अपवित्र हो जाएंगे, ये सब कुछ मासिक धर्म के समय जो थे कि ये खाना नहीं बना सकती, रसोई में नहीं जा सकती, भोजन संबंधी, तो इस प्रकार की धारणाओं में परिवर्तन आया है। दूसरे परिवर्तन की बात करें तो जो धार्मिक कर्मकांड थे या संस्कार थे, शुद्ध और अशुद्ध के जो महत्व में थी उनमें कमी आई है। और इसके स्थान पे क्या हुआ है, तर्क आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भारतीय समाज में हुआ है। तो ये इसके प्रमुख प्रभाव है। इसके बात करें तो जातिगत जो भेदभाव थे, पहले जब हम प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हैं तो बहुत हमें ऐसा लगता है कि प्रत्येक कार्य था वो जाति पर ही आधारित था और जातिगत भेदभाव इतना था कि किसी की छांव पड़ जाए शूद्र की तो ब्राह्मण अपने आप को अपवित्र समझने लगता था और इसके लिए वो गंगा जल से स्नान करता था। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे जातिगत भेदभाव में कमी आई है। सांप्रदायिक कट्टरता के स्थान पर समानता की बात की जाने लग गई है। तो सांप्रदायिकता भी भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि जब हम धार्मिक रूप से संकीर्ण मानसिकता से सोचते हैं तब सांप्रदायिक कट्टरता आती है। जब धीरे धीरे हम तर्क के द्वारा सोचेंगे तो सांप्रदायिकता है धीरे धीरे कम होने लगती है, उसका स्थान कौन लगता है, सर्वधर्म स्वभाव की बात होने लगती है। बंधुत्व भाईचारे की बात है, संवैधानिक मूल्यों में वृद्धि। तो ये लौकिकीकरण के प्रमुख प्रभाव भारतीय समाज पर पड़े हैं। इसके अलावा हम देखें तो राजनीति और धर्म की पृथकता, पहले राजनीति है वो धर्म द्वारा निर्देशित होती थी, लेकिन इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद क्या है कि धीरे धीरे राजनीतिक और धर्म है वो अलग अलग होने लगे हैं। राजनीति में धर्म का महत्व है वो कम होने लगा है और सभी धर्मों के प्रति जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है, तटस्थ हो गई है, धर्मनिरपेक्ष हो गई है। हमारी शिक्षा और जो न्याय व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तन हुए हैं। अब बात आती है कि धर्मनिरपेक्षता और लौकिकीकरण में क्या अंतर है। छोटा प्रश्न है वो पूछा जा सकता है 15 या 50 शब्दों का कि दोनों में क्या अंतर क्या है। तो जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो बड़ी ही विचित्र अवधारणा है, इस पर बहुत सारे विवाद रहे हैं, क्योंकि धर्म है वो अपने आप में एक अलग अवधारणा है। जब हम पश्चिम से धर्म को ग्रहण करते हैं तो पश्चिम में उसका केवल एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन भारतीय संदर्भ में हम देखें तो धर्म के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। धर्म का हम एक अर्थ है वो अपनी नैतिकता से लेते हैं, एक अर्थ है वो हमारे कर्तव्यों से लेते हैं, एक अर्थ है वो हमारे पंथ से लेते हैं। यानी धर्म एक ऐसा तरीका है जो मोक्ष हमें दिलवाता है। तो हम किसके प्रति निरपेक्ष हो, नैतिकता से निरपेक्ष हो, हमारे कर्तव्यों से निरपेक्ष हो। तो इसके लिए है भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन धर्म निरपेक्षता साधारण अर्थ हम यही लेते हैं कि धार्मिक बातों पर जो राजनेता है या राजनीति है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, धर्म के प्रति तटस्थ होते हैं। तो क्या है कि धर्मनिरपेक्षता एक विचारधारा है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक विचारधारा है, और लौकिकीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। ये विचारधारा नहीं है, ये प्रक्रिया है। तो कुछ दोनों में समानता है क्योंकि दोनों ही तर्क को महत्व देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। लेकिन अगर हम इनके अंतर की बात करें तो अंतर क्या है कि धर्मनिरपेक्षता लौकिकीकरण का व्यवहारिक पक्ष है। अगर व्यवहारिक हम बात करें तो वो धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता पहले आएगी, उसका विचार पहले आएगा,
फिर धीरे धीरे समाज में लौकिकीकरण आएगा। अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं आएगी, धार्मिक समाज बना रहेगा, तो लौकिकीकरण भी नहीं आएगा। तो पहले कौन आता है? धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, और उसके व्यवहार में हम किसके तरीके से लाते हैं? उसको हम लौकिकीकरण की तरफ से लाते हैं। इसी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता एक जीवन शैली है जिसमें धर्म को राज्य से पृथक माना जाता है, अलग माना जाता है, जबकि लौकिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें सामान्य जीवन में धर्म का महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये हमारी लौकिकीकरण की अवधारणा थी। अब बात करते हैं अगली अवधारणा की, पश्चिमीकरण की। देखो, पश्चिमीकरण की बात आती है तो पश्चिम सभ्यता की बात आती है। तो जब भारतीय समाज या पूर्व के जो समाज है वो पश्चिमी समाजों की अनुकरण करते हैं तो उसे पश्चिमीकरण कहते हैं। लेकिन जब हम समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं तो एक अवधारणा के रूप में जब हम अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ता है। आज हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण है वो पश्चिमीकरण कहलाता है। लेकिन ये अवधारणा प्रारंभ में किसने दी थी और किस संदर्भ में दी थी, उसको जानना महत्वपूर्ण है। तो ये अवधारणा है वो एम एन श्रीनिवास ने दी थी। वही उनकी पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में इन्होंने ये अवधारणा दी थी। इनकी जो परिभाषा है वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या कहा है कि पश्चिमीकरण भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजों का जो लगभग 150 सालों का शासन रहा है, शासन तो ज्यादा रहा है, लेकिन एम एन श्रीनिवास ने क्या कहा है कि मुख्य रूप से जो 1800 लेकर 1950 के लगभग जो 150 सालों का ब्रिटिश शासन रहा है, इस शासन के परिणाम स्वरूप जो भारतीय समाज में परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को हम पश्चिमीकरण में शामिल करते हैं। ये परिवर्तन किन में आए हैं? जैसे तकनीकी में परिवर्तन आए हैं, हमारी संस्कृति में परिवर्तन आए हैं, हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, परिवार, विवाह, नातेदारी, इन सब में परिवर्तन आए हैं, हमारी विचार धारा में परिवर्तन आया है, हमारे सोचने के ढंग में परिवर्तन आया है, हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आया है, और राजनीतिक मूल्यों में जो परिवर्तन आया है उन सब को एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण में शामिल किया है। तो एक तो ये परिभाषा हो गई। इसके साथ में हमें योगेंद्र सिंह का एक कथन है जो कि पश्चिमीकरण में विशेष तौर पे माना जाता है। तो उन्होंने कहा है कि पश्चिमीकरण क्या है कि मानवतावाद और तार्किकता पर जोर है। पश्चिमीकरण क्या है? योगेंद्र सिंह ने दो बातें इसमें कौन सी जोड़ी है? इतनी बातें एम एन श्रीनिवास ने कर ली। इसके बाद में दो बातें हैं वो योगेंद्र सिंह ने की है, एक मानवतावाद और एक तार्किकता पर जोर है, वो पश्चिमीकरण का प्रमुख अंग है। अब बात करें पश्चिमीकरण की विशेषताएं कौन सी है। तो पश्चिमीकरण की विशेषताओं में हम उन सभी विशेषताओं को शामिल करते हैं जो पश्चिमी सभ्यता के कारण या उनकी संस्कृति के कारण भारतीय समाज में परिवर्तित हुई है या जो दृष्टिगोत होती है। तो इसमें क्या है कि पश्चिमीकरण किस पर बात करते हैं? समानता की बात करता है, मानववाद की बात करता है, मानवता की बात करता है, और अधिकारों के प्रति जागरूकता की बात है वो करता है। तो पश्चिमीकरण की विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी कि ये समानता के सिद्धांत को भारतीय समाज में स्थापित करता है। उससे पहले जो भारतीय समाज था वो समानता पर आधारित नहीं था, वो भेदभावों पर आधारित था। ये नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, यानी ये किसी को अच्छा या बुरा नहीं बताते, ये नहीं कहते ये अच्छा है ये बुरा है। अब भारतीय समाज में हम बात करते हैं तो क्या होता है कि प्रत्येक घटना को ऐसी प्रकार से पेश किया जाता है कि अच्छा है ये बुरा है। तो लेकिन जो पश्चिमीकरण है वो तटस्थ अवधारणा है, नैतिक रूप से नैतिकता के आधार पे वो किसी को अच्छा या बुरा नहीं मानती है। जैसे कि विवाह से संबंधित हमारी बहुत सारी मानसिकता है, जाति के प्रति हमारी मानसिकता है, तो इस प्रकार की नैतिकता के संबंध में हमारी बहुत सारी मान्यता है, तो हम इसको मानते हैं कि अच्छा है ये बुरा है। लेकिन पश्चिमीकरण इसके प्रति तटस्थ रहता है। मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, तार्किकता पर आधारित व्यवस्था है। तो पश्चिमीकरण मुख्य रूप किस पे बल देता है? मानवता पर बल देता है, धर्मनिरपेक्षता पे बल देता है, समानता पर बल देता है, तार्किकता पर बल देता है। एक और विशेषता है पश्चिमीकरण की जो कि
पश्चिमीकरण के बाद ही भारत में आई है, वो है राष्ट्रीय भावना। इससे पहले हम में राष्ट्रीय भावना का अभाव होता था। तो पश्चिमीकरण राष्ट्रीय भावना और नवीन राजनीतिक व्यवस्था का उदय करती है। पहले भारतीय समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बिखरी हुई थी, एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पश्चिमीकरण एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था जो धर्म द्वारा निर्देशित नहीं है पर आधारित है। तकनीकी और अंग्रेजी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पद्धति का इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है कि वो शिक्षा है वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है और तकनीक पर, तर्क पर आधारित है। जो कुछ संकुचित अवधारणाएं हैं, संकुचित ये क्या है कि संकुचित अवधारणा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल क्या है, केवल पश्चिमी संस्कृति है या जो ब्रिटिश प्रभाव है उनका ही मुख्य रूप से अध्ययन करती है। क्योंकि समाज आज हम जब वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं तो विश्व के सभी समाज एक दूसरे पर निर्भर हैं, उनका प्रभाव है वो पड़ता जा रहा है। लेकिन पश्चिमीकरण क्या है, केवल पश्चिम के देश है और उनमें भी मुख्य रूप से जो ब्रिटेन है उनके प्रभावों का वर्णन करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो पश्चिमीकरण एक संकुचित अवधारणा है जो मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के प्रभावों का अध्ययन करता है। और मुख्य रूप से जब एम एन श्रीनिवास ने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया तो उस समय तो उन्होंने केवल और केवल पश्चिम में ब्रिटेन के ही प्रभावों की बात की, पश्चिम के और देशों की उन्होंने बात नहीं की। यह केवल सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाती है, संरचनात्मक परिवर्तन को यह स्पष्ट नहीं करती है कि भारतीय समाज में इससे क्या क्या संरचनात्मक परिवर्तन हुए। अब इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया है। प्रत्येक यहाँ की जाति व्यवस्था, विवाह, परिवार, नातेदारी, यहाँ की सामाजिक सत्रीकरण का जो आधार रहा है, पवित्रता और अपवित्रता की धारणाएं, उन सब को बदलने का प्रयास किया है। तो पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या हुआ कि बौद्धिकता और तार्किकता का समावेश हुआ, धर्मनिरपेक्षता। तो इससे पहले धार्मिक हमारा समाज था, तो पश्चिमीकरण से भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता आई। हमारी जो शिक्षा पद्धति थी धर्म पर आधारित थी या जाति पर आधारित थी, उसमें परिवर्तन आया। एक सार्वभौमिक शिक्षा की बात है वो पश्चिमीकरण करता है। हमारे परिवार पर प्रभाव पड़ा। हमारे जो परिवार थे वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे और संयुक्त परिवार थे। तो लेकिन धीरे धीरे पश्चिमीकरण से क्या हुआ कि परिवारों में रूढ़िवादिता का स्थान कम हुआ, महिलाओं की जो स्थिति थी परिवारों में वो निम्न थी, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ और जो एकांकी परिवार है उनमें वृद्धि हुई। जाति में हमारे परिवर्तन हुआ। पहले जो भी हमारे व्यवसाय थे या हमारे सोचने का ढंग था वो सब का सब जाति आधारित था, लेकिन पश्चिमीकरण ने जाति को गर्त में डाल दिया और जाति और धर्म को कोई महत्व नहीं दिया। तो जाति में परिवर्तन होने लग गया। जातिगत जो समानता थी, छुआछूत की भावना थी, उन सब में कमी आई। धर्म हमारा परिवर्तित हुआ। धर्म में धीरे धीरे तार्किकता आने लग गई। शिल्प हमारे और जो कला है उनमें भी पश्चिमी चीज़ों का समावेश हुआ। हमारी जो भाषा थी वो स्थानीय भाषा थी, उसमें इंग्लिश या अंग्रेजी के शब्दों का आगमन हो गया, तो एक नई भाषा को गम हुआ जिसे हम इंग्लिश के नाम से जानते हैं। हमारी वेशभूषा थी जो धोती और पैजामा कुर्ता थी, उसका स्थान धीरे धीरे जींस ने ले लिया या पैंट ने ले लिया। महिलाओं की जो प्राचीन वेशभूषा थी उसमें भी परिवर्तन आया। पश्चिमीकरण के कारण नगरीकरण और औद्योगिकरण में भी वृद्धि हुई। तो ये पश्चिमीकरण के प्रमुख भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। तो अगर हम इनको अगर हम इनको पॉइंट्स में लिखें तो ऐसा हो जाएगा कि जातिगत और धार्मिक बंधनों में कमी, भेदभाव में कमी, महिलाओं की स्थिति में सुधार, सामाजिक जो हमारी कुप्रथाएं थी, बाल विवाह, छुआछूत, सती प्रथा, इनमें कमी आई है। डाकन प्रथा थी। तो अंग्रेजी शासन के बाद या पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के बाद ही इन सब में कमी आई है और इनके खिलाफ कानून बने हैं। उससे पहले ये पूर्ण रूप से सामाजिक स्वीकार्य अवधारणा प्रथाएं रही थी। तो पश्चिमीकरण से इनमें धीरे धीरे कमी आई है।
जातिगत व्यवस्था कमजोर हुई है और ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट आई है। अंग्रेजी शिक्षा का आगमन हुआ है, संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है, एकांकी परिवारों का विकास हुआ है, जातिगत या धार्मिक योग्यता के स्थान पर व्यक्तिगत योग्यता का महत्व है वो बढ़ा है, नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आई है। तो ये पश्चिमीकरण के प्रमुख प्रभाव है वो भारतीय समाज पर पड़े हैं। मुख्य रूप से इनमें से जो प्रश्न आते हैं वो 15 से या 50 शब्दों वाले ही आते हैं, जो मैंने दो अवधारणाएं बताई है। अब की बार नया जोड़ा गया है, तो नए जोड़ते हैं तो मुख्य रूप से इनकी अवधारणाओं को ही पूछा जाता है, परिभाषाओं को ही पूछा जाता है। अब अगले जो सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है उसका नाम है संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण जैसे कि नाम से पता चलता है कि संस्कृति पर आधारित है, तो एक ऐसी कोई प्रक्रिया है जो संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया है। तो कौन सी संस्कृति को अपनाया जाता है इसमें, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये अवधारणा थी वो एमएन श्रीनिवास ने दी थी। किसने दी थी? अमन श्रीनिवास ने दी थी। इन्होंने दक्षिण के कुरुग एक क्षेत्र है उसमें रामपुरा गांव का अध्ययन किया था और इस अध्ययन के आधार पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ये कुरुग जाति का अध्ययन था। किसका अध्ययन था? कुरुग जाति का अध्ययन था। तो ये पुस्तक थी द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुरुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उससे पहले इन्होंने नाम दिया था ब्राह्मणीकरण। वो क्यों दिया इसका भी हम चर्चा करेंगे। तो संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह अपने प्रथाओं को जो कर्मकांड द्वारा होते हैं उनकी अपनी विचारधारा को, अपनी जीवन शैली को, तो कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा, जीवन शैली को अपने से उच्च, तो उच्च कौन है? तो निम्न जाति है वो सबसे ज्यादा सुदृढ़ बन जाती है, तो उससे उच्च कौन हो जाती है? वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इन तीनों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन तीनों को हम द्विज कहते हैं। तो द्विज में कौन कौन सी जातियां आ जाती है? इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो कोई निम्न जाति अपने से उच्च और प्राय द्विज जातियां हैं उनकी दिशा में अपनी जीवन शैली को बदल लेती है, अपने रीति रिवाजों को, परंपराओं को बदल लेती है और 2 या 3 पीढ़ी के पश्चात अपनी स्थिति के उच्च होने का दावा करती है। वो कहती है कि हमारी जो निम्न स्थिति थी तो वो 2-3 पीढ़ियों तक तो ये परिवर्तन लाती है। उसके बाद में वो क्या कहती है कि हमारी जो सामाजिक स्तरीकरण में निम्न जो स्थिति थी वो अब क्या हो गई? उच्च हो गई है और उस उच्चता के दावे को प्राय स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। इससे पहले इसे ब्राह्मणीकरण कहा था। क्या कहा था? ब्राह्मणीकरण। ब्राह्मणीकरण क्यों कहा था? उन्होंने पहले देखा कि जो निम्न हिंदू जातियां हैं वो ब्राह्मण के रीति रिवाजों का अनुकरण जैसी करती है, कि जैसे जनेऊ पहनना प्रारंभ कर देते हैं, या इसके अलावा जो मांस मदिरा का है वो त्याग कर देते हैं, या जो उनके धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं होती है, धर्म बनाने का तरीका होता है, उन सब को उस दिशा में परिवर्तित करती है। तो पहले उन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मणों का ये अनुकरण है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि केवल ब्राह्मणों का नहीं है, जो अपने से आसपास की जातियां हैं, ब्राह्मणों से ज्यादा जो अपने से थोड़ी सी उच्च जाति है, जैसे कोई शूद्र है तो वो क्या है कि अपने से थोड़ी उच्च जाति है, उसका अनुकरण अधिक करती है। तो बाद में उन्होंने संस्कृतिकरण इसे कहा है। तो ये परिभाषा है। अब हम बात करें संस्कृतिकरण की विशेषताओं की। तो एमएन श्रीनिवास ने तो कह दिया कि ये निम्न जाति है, कोई अपने से उच्च जातियों के रीति रिवाजों का अनुकरण करती है, यहां तक तो ठीक है, अनुकरण करती है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि फिर वो 2-3 पीढ़ी बाद में क्या करती है कि अपनी उच्च स्थिति का दावा करती है। लेकिन ये बात जब हम इसकी आलोचना करते हैं या विशेषताओं को पढ़ते हैं तब ये बात सही नहीं साबित होती है, क्योंकि भारतीय सामाजिक जो व्यवस्था है, जो हमारा जाति क्रम है, वो क्या है कि पूर्व निर्धारित है। उसके जो 4 स्तर हैं, कोई भी अपने स्तर को उच्च या निम्न नहीं हो सकता। ये धर्म ग्रंथों द्वारा
प्रदर्शित है तो क्या कोई किस प्रकार से उच्च स्थिति का दावा कर सकती है? तो ये क्या है कि केवल पदमूलक परिवर्तन या क्षैतिज परिवर्तन को दर्शाती है। तो क्या है, थोड़ा सा यहां हम समझ लें कि जो हमारे 4 सामाजिक स्तर है, 1 2 3, 1 पे क्या है, ब्राह्मण है, 2 पे क्या है, क्षत्रिय है, 3 पे वैश्य और चौथे पे शूद्र है। तो ये क्षैतिज परिवर्तन है। लंबवत परिवर्तन कौन सा होता है कि कोई है वो चौथे नंबर से कहां आ जाए, 1 नंबर पे आ जाए या चौथे नंबर से 3 नंबर पे आ जाए। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये क्या होगा, लंबवत परिवर्तन होगा। लेकिन संस्कृतिकरण क्या कहता है कि इससे लंबवत परिवर्तन नहीं होता, केवल क्षैतिज परिवर्तन होता है। क्षैतिज परिवर्तन कैसे होता है कि हमारे हजारों की संख्या में जातियां हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें, तो इसमें भी लगभग 1000 से ज्यादा जातियां हैं। कितनी ज्यादा, 1000 से ज्यादा जातियां हैं। तो ये क्या, सब एक समान स्तर पे है। तो ये भी, इनमें भी उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है, इनमें भी उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि ये कोई यहां है, कोई यहां है, तो इस प्रकार अपनी ही जाति के अंदर या आसपास की जातियां हैं उनमें थोड़ा सा सुधार हो जाता है उसका। लेकिन जो समाज की संरचना है, यानी जी 4 जो प्रक्रिया स्तर है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये क्या है, एक क्षैतिज परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके बाद हम करें, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, क्या है, एक सतत चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि 5 साल हमने किसी उच्च जाति का अनुकरण किया और बाद में छोड़ दिया, नहीं, ये 2-3 पीढ़ी और बाद में भी धीरे धीरे चलती रहती है। कभी चेतन रूप से चलती है और कभी अचेतन रूप से चलती है। केवल ब्राह्मणों का अनुकरण नहीं है। क्या है, केवल ये ब्राह्मणों का अनुकरण नहीं है। कमेंट्स आ रहे हैं थोड़े स्लो, चलो सभी को राम राम। थोड़ा स्लो पढ़ा देता हूं, पहली क्लास थी आज। तो ब्राह्मणों का अनुकरण नहीं है केवल ये, इसके कई प्रारूप हैं। इसके कितने प्रारूप हैं, कई प्रारूप है। मुख्य रूप से इसमें प्रारूप क्या होता है कि वहां की प्रभु जाति है। क्या है, प्रभु जाति। प्रत्येक क्षेत्र की प्रबल जाति होती है। जैसे कि हम हरियाणा की बात करें तो जाट है। हम ये कर्नाटक में दी गई थी अवधारणा, बेंगलोर के आसपास, मैसूर का आसपास का क्षेत्र था, तो वहां क्या है, लिंगायत, बोगायत है, रेड्डी है। आंध्र प्रदेश में, तो हम यूपी की बात करें तो वहां राजपूत है। तो इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र की कोई ना कोई प्रबल जाति होती है। तो मुख्य रूप से ये क्या है, प्रबल जाति का अनुकरण है, या अपने से उच्च जाति का अनुकरण है, या ब्राह्मणों का अनुकरण है। तो यानी केवल ब्राह्मणों का अनुकरण नहीं है, इसके कई प्रारूप हैं और कम से कम 3 प्रारूप है, ब्राह्मणों का, प्रबल जाति का और अपने से उच्च जाति का। तो इस प्रक्रिया से अपने से उच्च जाति की जीवन शैली, उनकी प्रथाओं को, उनकी जीवन शैली को, उनकी प्रथाओं को, उनके रीति रिवाजों को, उनके खान पान संबंधी नियमों को, उनके धार्मिक विश्वासों को और उनके नैतिकता संबंधी मूल्यों का अनुकरण इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये किस किस का अनुकरण है, जीवन शैली का, उनकी प्रथाओं का, रीति रिवाजों का, खान पान का, विश्वासों का, मूल्यों का, और एक अर्थ में कहे तो उनकी संस्कृति का अनुकरण है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। योगेंद्र सिंह जी एक आधुनिक समाजशास्त्री हैं और आजकल जब हम वर्तमान में जब इनका अध्ययन करते हैं तब उनका विशेष योगदान होता है। प्रबल जाति है, ये भी प्रभु जाति है, ये भी एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। तो इनमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कुछ इस प्रकार की जाति होती है जिसका उस क्षेत्र के आर्थिक रूप से वो उच्च होती है, राजनीतिक शक्तियां उनके पास में होती है और जनसंख्या उनकी अधिक होती है। तो 3-4 उनकी विशेषताएं बताइए। क्या है, आर्थिक रूप से वो समृद्ध होती है, अधिकांश भूमि होती है उन पे उनका अधिकार होता है, और उनकी संख्या अधिक होती है। संख्या अधिक होने के पास उनके पास राजनीतिक शक्ति भी अधिक होती है। तो इस प्रकार की जो जातियां होती है उन्हें प्रभु जाति कहते हैं, या इनकी ये विशेषताएं हो जाएगी। आर्थिक रूप से अधिकता, जनसंख्या रूप से अधिकता, आर्थिक रूप से संकन, भूमि संबंधी संसाधनों पर अधिकार। तो ये, इसके अलावा अगर हम इसके और आगे बात करें, क्योंकि संस्कृतिकरण है वो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है।
संस्कृतिकरण इन सब में महत्वपूर्ण है। एक मिनट, आप ये है ना कैमरा, हेलो हेलो, ये कैमरा उधर कर दो, इधर कट रहा है, ये इधर वाला है ना, भाग कट रहा है। थोड़ा मैं उधर जाता हूं ना तो वो फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये इसमें बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो संस्कृतिकरण का संबंध किसी एक व्यक्ति या एक परिवार से नहीं होता है, इसका संबंध किससे है? इसका एक संपूर्ण समूह से होता है। संस्कृतिकरण गैर हिंदुओं में और संपूर्ण भारत में भी मिलता है। तो जहां जहां नगरीकरण अधिक होता है वहां वहां संस्कृतिकरण है वो अधिक होता है। यह केवल, अब एक पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था कि असंस्कृतिकरण या विसंस्कृतिकरण किसे कहते हैं। तो संस्कृतिकरण क्या है कि कोई निम्न हिंदू जाति है वो अपने से उच्च हिंदू जाति के संस्कृति को अपनाती है, लेकिन ये क्या है, एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, ये वन व्यवस्था नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो उच्च जातियां हैं वो भी अपने से निम्न जाति के तो उच्च जातियां हैं वो भी अपने से निम्न जाति के रीति रिवाजों को, जीवन शैली का अनुकरण करती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा है? असंस्कृतिकरण कहा है या विसंस्कृतिकरण कहा है। यानी कुछ है वो अपनी संस्कृति को छोड़कर अपने से जो निम्न समूह है उनकी संस्कृति को ग्रहण करना क्या है? असंस्कृतिकरण है या विसंस्कृतिकरण है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ब्राह्मण है वो जनेऊ पहनना छोड़ देते हैं, मांस मदिरा का सेवन कर देते हैं, जो अपनी धार्मिक कर्मकांड होते हैं उनको धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो उनको हम असंस्कृतिकरण में भी शामिल करते हैं। एक इसका अन्य अर्थ भी लगाया जाता है, उसमें क्या कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है, तो निम्न जातियों ने क्या किया, उच्च जातियों का अनुकरण किया। जो उच्च जातियां थी उन्होंने क्या किया कि पश्चिमी जो संस्कृति थी उनका अनुकरण किया, अपनी संस्कृति छोड़ दी और पश्चिमी संस्कृति को ग्रहण कर लिया। तो इसको भी कई बार असंस्कृतिकरण कहा जाता है, लेकिन ये असंस्कृतिकरण ना होकर पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब इसके कारक क्या क्या है? संस्कृतिकरण से बढ़ता है तो आधुनिक शिक्षा है। तो इससे क्या है, जातियां हैं वो अपने स्तर के प्रति जागरूक हुई है। तो अंग्रेजी शिक्षा आई तभी से ये संस्कृतिकरण की अवधारणा आई, लेकिन पहले भी थी लेकिन उसमें तेजी आई। नगरीकरण बढ़ता है। नगरीकरण है वो संस्कृतिकरण के लिए सबसे अनुकूल वातावरण तैयार करता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो निवास करती है, ये कोई जाति है इस क्षेत्र में निवास करती है, तो इस क्षेत्र में तो वो सब जानते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या होती है। और भारत इतना बड़ा देश है, इसके अगर हम एक राज्य को ले तो भी बहुत बड़ा हो जाता है और हजारों की संख्या में जातियां हैं। तो हम अगर हम राजस्थान की बात करें तो अगर कोई साउथ इंडिया से यहाँ आ जाता है तो हम उसकी जाति के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। तो गाँव में तो लोग जानते हैं कि उस जाति का स्तर क्या है, लेकिन जब उस गांव से व्यक्ति कहीं नगर में जाता है तो वो क्या होता है कि अपने आप को उच्च स्तर का दर्शाता है और धीरे धीरे क्या है कि उस प्रकार के रीति रिवाजों को अपनाता है, तो वहां पर वो स्वीकार कर लिया जाता है। तब ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो उसमें तीव्रता आती है। तो नगरीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान तंत्र है जो समानता की बात करता है। यातायात व संचार के साधनों का विकास हुआ है तो इससे गतिशीलता आई है और गतिशीलता से संस्कृतिकरण बढ़ा है। राजनीतिक और आर्थिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। और सामाजिक आंदोलन, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में सामाजिक आंदोलन हुए हैं जो समानता पर आधारित रहते हैं, जातिगत भेदभावों को बिल्कुल उनका बहुत विरोध वहां पर हुआ था और आज भी होता है। तो इससे क्या है कि संस्कृति में तीव्रता आती है संस्कृतिकरण में। अब क्या संस्कृतिकरण के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या है कि इससे स्थानीय गतिशीलता में वृद्धि आती है। पहले कैसा समझा जाता था कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज है वो जोहड़ के अंदर या तालाब के अंदर ठहरे हुए पानी की तरह है, छलांग मारने लगता है, उसमें कोई गतिशीलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन संस्कृतिकरण क्या है कि ये स्थानीय स्तर पे गतिशीलता को बढ़ाता है। तो ये क्या है, इससे गतिशीलता आती है, जो धीरे धीरे सांस्कृतिक परिवर्तन है वो तीव्र गति से होने लगता है। निम्न जाति है उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आता है और धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। ये कुछ सकारात्मक परिवर्तन मैं बता रहा हूं।
अंतरजातीय संबंधों में परिवर्तन आते हैं। तो जब संस्कृतिकरण आता है तो पहले तो जो जाति निम्न थी उसके जो व्यवसाय थे वो निर्धारित थे, लेकिन गतिशीलता से आने से क्या होता है कि जो व्यवसाय थे उनमें भी परिवर्तन आता है। तो इससे जो अंतरजातीय संबंध थे, जो हमारी जजमानी व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। इससे सामाजिक एकता, तो क्योंकि अगर वो धीरे धीरे उच्च जातियों का अनुकरण करेंगी तो समाज के अंदर क्या है कि कम से कम कुछ मात्रा में समानता में वृद्धि होगी और सामाजिक एकता, एक रूपता उससे आएगी। जातिगत चेतना आती है और जागरूकता भी आती है संस्कृतिकरण से। वो सारे के जो एक जाति के होते हैं वो अपनी जाति के प्रति या गतिशीलता के प्रति, परिवर्तन के प्रति जागरूक होते हैं। अब संस्कृतिकरण की आलोचना, तो संस्कृति की आलोचना को हम जो एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी उसके आधार पर इसकी आलोचना करेंगे। तो एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा था कि इससे क्या है कि जो निम्न जातियां हैं 2-3 पीढ़ी बाद अपनी उच्च स्थिति का दावा करती है जो कि प्राय स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इससे किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आता है। समाज की जो संरचना होती है, जातिगत जो स्तर होते हैं वो नहीं बदलते हैं। इससे क्या होता है, केवल उनकी स्थिति में परिवर्तन आता है, जातिगत सत्रीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको अगर हम संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं कि कोई निम्न जाति है वो उच्च जाति के रीति रिवाजों का, संस्कृति का अनुकरण करती है, तो इसका स्वीकार करने का मतलब है कि हमने जातिगत असमानता और भेदभाव को स्वीकार कर लिया है। यानी हम अपने संविधान के प्रति जागरूक नहीं है, हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं जो कि समानता पर आधारित है। तो इस प्रकार से ये क्या है, असमानता और भेदभाव को ठीक समझती है। और निम्न जाति को ऐसा माना जाता है कि वो उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपराएं और रीति रिवाज वो क्या है, शर्मनाक है, निम्न स्तरीय है, इसलिए उनको छोड़ना चाहिए। और संस्कृति के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि संस्कृति सापेक्ष होती है। संस्कृति को उसी संस्कृति के या उसी जाति के, उसी समूह के संस्कृति के आधार पर समझना चाहिए। तो कोई भी संस्कृति है वो ना तो उच्च होती है ना निम्न होती है, वो अपने आप में एक अलग ही होती है। अगर हम संस्कृतिकरण को स्वीकार करते हैं तो इसको स्वीकार करने का मतलब होगा कि हम उनकी संस्कृति को निम्न स्तरीय समझते हैं। एक विषम और जटिल अवधारणा है। यह एक अवधारणा नहीं है, अनेक अवधारणाओं का योग है। संस्कृतिकरण क्या है, अनेक अवधारणाओं का योग है। उसमें सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन की भी हम बात करते हैं, जाति में परिवर्तन की बात करते हैं। तो बहुत सारे परिवर्तनों का एक पुंज है। ये किसने कहा था, F.G. बेली ने। यहां इनको कोट करना जरूरी होता है। इससे क्या है कि हमारे जो पर्सन है वो थोड़े अच्छे लगते हैं और मार्क्स हैं वो अपने अच्छे आ सकते हैं। संस्कृतिकरण केवल संदर्भ समूह की अवधारणा है। संदर्भ समूह क्या होता है कि हम किसी समूह के सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन उस समूह के सदस्य बनना चाहते हैं। जैसे कि कोई, अभी आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो जब आरएस तो आप अभी नहीं हो, लेकिन आरएस बनना चाहते हो, तो आरएस का समूह आपके लिए क्या हो गया, संदर्भ समूह हो गया। तो जिसके हम सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन जी उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृतिकरण क्या है कि जो निम्न जातियां हैं वो ब्राह्मणों जैसा बनना चाहती है, या अपने से उच्च जाति है उनके जैसा बनना चाहती है। यानी क्या है, वो उनके लिए केवल संदर्भ समूह है। तो ये किसने कहा था, कुप्पुस्वामी ने कहा था। पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा लास्ट के अंदर पीडीएफ के बारे में बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आप जब इसका अध्ययन करना है तो किस प्रकार से इसका आपको पढ़ना है। तो अब अपनी लास्ट आती है अवधारणा वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। तो वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिस पे जितना लिखा जाए उतना कम है। आज आप कहीं बैठे हो, मैं आप यहाँ कहीं और हूं, तो इससे जो हमारे बीच की जो भौगोलिक दूरी है वो बिल्कुल क्या है, समाप्त हो गई है। और अगर मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आओ तो जो समय लगता है हम के बीच में, तो वो समय भी क्या है, समाप्त हो गया है। आज
इस तकनीकी ने सब समय और स्थान को क्या है, बिल्कुल भी संकुचित कर दिया है, संकोच दिया है, इसको लगभग यूं कहें कि समाप्त ही कर दिया है। 1 सेकंड में हम कहीं से कहीं भी बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, तो भौगोलिक दूरी अब कोई मायने नहीं रखती। तो ये भी क्या है, वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसके बहुत सारे आयाम हैं और इस पे जितना कहें उतना कम है, क्योंकि आज हमारे प्रत्येक जो हम कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, हम बोलते हैं, ये भी वैश्वीकरण का अंग है। तो यह क्या है, एक बहुआयामी। जब भी वैश्वीकरण का अवधारणा का हम प्रयोग करें तो एक बात ध्यान रखनी है, हमें केवल इसे आर्थिक अवधारणा नहीं बनाना है। प्रारंभ ये आर्थिक अवधारणा से हुआ था, लेकिन अगर आप वैश्वीकरण की अवधारणा को पूछा जाता है और केवल एक आयाम की चर्चा करते हो सकता है आप में से कोई राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हो, कोई हो सकता है आर्थिक या अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हो, समाजशास्त्र का विद्यार्थी हो, तो वो अपने ढंग से उसको लिखता है। तो वैश्वीकरण क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके आयाम कौन कौन से हैं, सामाजिक, तो इसमें सांस्कृतिक भी शामिल है, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 इसके प्रमुख आयाम है। तो जब भी आप वैश्वीकरण की चर्चा करो, इन सभी आयामों को शामिल करना है। अगर एक को कर लिया तो हमारा प्रश्न जो उत्तर है वो अधूरा रहेगा। तो वैश्वीकरण क्या है, यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों का स्थानीय स्तर से संपूर्ण विश्व तक विस्तार है। क्या है, स्थानीय स्तर से संपूर्ण विश्व तक विस्तार है, यानी स्थानीय स्तर को समाप्त करके एक वैश्विक स्तर पर पहचान बनाना। इन संबंधों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार है, वो स्थानीय से लेकर विश्व स्तर पर हो जाता है, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इनको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। तो मैं 2 या 3 परिभाषाएं आपको और बताता हूं। ये अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी, रॉबर्टसन ने दी थी। किसने दी थी, रॉबर्टसन ने ये अवधारणा दी थी। उनके अनुसार वैश्वीकरण क्या है, अगर छोटा प्रश्न आता है तो जो आपको अच्छी परिभाषा लगे आप उसका लिख सकते हो। अगर 15 शब्दों में पूछा जाए कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो ये 3 परिभाषाएं हैं, 3 में से आप कोई भी परिभाषा दे सकते हो। अगर 50% का आए तो फिर ये आप पूरा का पूरे ये 3-4 परिभाषाओं को आप लिख सकते हो, और अगर बड़ा आ जाए तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो वैश्वीकरण रॉबर्टसन के अनुसार क्या है, वैश्वीकरण प्रक्रिया है वो आधुनिकीकरण और आधुनिकवाद से जुड़ी हुई है। आधुनिकीकरण और आधुनिकवाद से जुड़ी हुई है। यह एक भूमंडलीय या वैश्विक सांस्कृतिक व्यवस्था के उद्गम की विवेचना है। तो रॉबर्टसन ने क्या कहा कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक व्यवस्था, कौन सी सांस्कृतिक व्यवस्था, एक वैश्विक सांस्कृतिक व्यवस्था, एक भूमंडलीकृत सांस्कृतिक व्यवस्था का उद्गम है। इसी प्रकार एंथोनी गिडेंस ने क्या कहा कि विश्व में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों में बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता को ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो इन सभी जो आयाम हैं, इनके बीच में जो परस्पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वो सब क्या है, वैश्वीकरण है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण समय व स्थान की बाधाओं को समाप्त कर, वैश्वीकरण समय व स्थान की बाधाओं को समाप्त कर राष्ट्र राज्यों के मध्य निर्भरता और एकीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा हो गई। अब बात करें कि इसके 3 आयाम, मुख्य रूप से जो हमने 3 आयाम बताए थे। अगर हो सकता है कि अलग अलग प्रश्न पूछ लिया जाए कि वैश्वीकरण के आर्थिक आयामों को बताइए, तो एक बात मैंने बता दूं, ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है बिल्कुल संक्षिप्त बनाई है, उसमें टू द पॉइंटों को रखा है। मैंने कोई इसमें भूमिकाओं को नहीं जोड़ा है। तो अगर आपको लगता है कि बड़ा प्रश्न आए तो हमें थोड़ी बहुत भूमिका भी बनानी पड़ती है। अगर 15 या 50 शब्दों का अगर प्रश्न आता है तो हमें भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। वो इसी पीडीएफ में मैंने प्रयास किया है। तो आर्थिक आयाम के रूप में क्या है, वैश्वीकरण क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को, राष्ट्रीय स्थानीय अर्थव्यवस्था को किसके साथ जोड़ती है, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ती है। तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कि वित्त है, उत्पादन है, श्रम है, तकनीक है का मुक्त प्रवाह। अगर एक शब्द में हम वैश्वीकरण क्या कहें, आर्थिक आयाम की चर्चा करें तो ये क्या है, वित्त, उत्पादन, श्रम और तकनीक का मुक्त प्रवाह, बगैर रोक टोक के प्रवाह एक देश से दूसरे देश के अंदर
वित्त तकनीक का प्रवाह होना, श्रम का प्रवाह होना, व्यापार का प्रवाह होना, उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना होना, क्या है, वैश्वीकरण है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन कौन से हैं? विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, और व्यापारिक संगठन साथ में ये विश्व व्यापार संगठन क्या है, एक व्यापारिक संगठन है। उदारीकरण, निजीकरण, ये सब वैश्वीकरण के आर्थिक आयामों को दर्शाते हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वित्त, उत्पादन, श्रम और तकनीक का मुक्त प्रवाह, एफडीआई, ये सब आर्थिक आयाम को दर्शाते हैं। अब हम इसके सामाजिक आयाम की बात करें तो वही बात सामाजिक में हो जाती है कि स्थानीय संस्कृति या समाज को संपूर्ण विश्व के साथ जोड़ना। तो विश्व इसमें क्या है कि दूरस्थ और विभिन्न भागों में स्थित लोगों एवं समाजों को पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाता है। तो विश्व में ये क्या किसकी बात करता है, एक समान सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित करने की बात है, वो वैश्वीकरण करता है। तो संपूर्ण विश्व में एक समान सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित कर वैश्विक समाज, किस प्रकार का समाज, एक वैश्विक समाज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, वैश्वीकरण है। इसे हम एक वैश्विक गांव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वैश्विक गांव। तो गांव में क्या होता है, हमारे गांव में क्या होता है, विश्व गांव की अवधारणा कह सकते हैं, विश्व गांव या ग्राम। तो गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है हमारे कि किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है। हम एक स्थान से गांव में दूसरे मोहल्ले में जा सकते हैं। गांव में कोई छोटी सी घटना होती है तो संपूर्ण गांव के अंदर पता लग जाती है। हम एक दूसरे को बिल्कुल आमने सामने संबंधों में रूप में जानते हैं, जैसे कि आप और अब हम कर रहे हैं। तो विश्व ग्राम के समकक्ष अवधारणा या सामाजिक व्यवस्था बनना वैश्वीकरण है। तो नगरीकरण, पूंजीवाद, समय और स्थान की दूरी का घटना, सामाजिक असमानता में कमी, वृद्धि यहाँ गलत है, कमी, श्रम कानूनों में ढिलाई देना, संकर संस्कृति यानी जो विभिन्न विश्व की संस्कृतियां हैं उनके बीच में अंतःक्रिया हो रही है, निर्भरता बढ़ रही है। तो कुछ हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं और कुछ दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो इस प्रकार की जो विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर जो संस्कृति बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, संकर संस्कृति कहते हैं। का विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति, और ये सब क्या है, इसके वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम है। राजनीतिक आयाम की हम चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्व के विभिन्न जो देश हैं उनकी जो सीमा है, भौगोलिक सीमा है, उनको समाप्त कर, उनको पार कर एक प्राराष्ट्रीय शासन की मांग करती है, जो किसी एक देश से संचालित नहीं होता है, संपूर्ण विश्व से ही वो संचालित होता है। तो विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विश्व बैंक, गैर सरकारी संगठन जिसमें कि मानवाधिकार के संगठन है, जिसमें पर्यावरणवादी संगठन है, या बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठन है, तो उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो ये इससे क्या होता है कि जो एक राष्ट्र की जो सत्ता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कमजोर होती है, उस पर अन्य दबाव है वो बढ़ते हैं। तो इसमें राज्य का जो स्वरूप है वो क्या है कि लोक कल्याणकारी से क्या हो जाता है, बाजार निर्देशित हो जाता है। राज्य है वो गरीब जनता के लिए कार्य ना करके किसके लिए कार्य करना शुरू कर देता है, जो अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। बाजार के जो अपने सामाजिक दायित्व हैं उनको भूल जाता है, वो केवल सुरक्षा संबंधी चीजों को छोड़कर बाकी सारा का सारा समाज को किसके हवाले कर देता है, बाजार के हवाले कर देता है। नागरिक और मानवाधिकारों का सार्वभौमिक, ये कुछ इसका एक सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है कि वैश्वीकरण से जो मानवाधिकार है उनमें वृद्धि होती है, महिलावादी आंदोलन प्रारंभ होते हैं, लोकतांत्रिक आंदोलन प्रारंभ होते हैं और पर्यावरणवादी आंदोलन प्रारंभ होते हैं। ये सब क्या है, राजनीतिक आयाम इसमें शामिल करते हैं। अब है वैश्वीकरण की विशेषताएं। तो वैश्वीकरण की विशेषताएं बात की तो जो हम इनमें हम नोट करेंगे
कि जो विशेषताएं हम बताएंगे तो सभी आयामों को शामिल करेंगे, ऐसे नहीं किसी एक आयाम को छोड़ दें। तो क्या है? वैश्वीकरण विचार, पूंजी, श्रम, वस्तु, सेवाओं का विश्वव्यापी मुक्त प्रवाह है। एक शब्द आप इसमें क्या जोड़ दीजिए? मुक्त प्रवाह है। किस प्रकार का प्रवाह है? मुक्त प्रवाह है। तो वैश्वीकरण थोड़ा वो डिलीट हो गया है। तो इसके हम बात करें विशेषताओं की, तो सभी आयामों को शामिल करना है। ये एक वैश्विक संस्कृति की बात करता है, ये एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की बात करता है। तो इस प्रकार बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले तत्व कौन कौन से हैं जिनसे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। छोटा प्रश्न आ सकता है कि वैश्वीकरण के कारक कौन कौन से हैं। तो कारकों की बात करें तो सूचना और संचार का विस्तार। तो सूचना और संचार के कारण ही वैश्वीकरण संभव है, ये इसका प्रमुख कारण है। राजनीतिक कारक भी इसमें है कि धीरे धीरे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उससे के कारण जो हमारे स्थानीय सरकारें हैं उनका महत्व कम होता जा रहा है, उन पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो जिसे पूरे विश्व के अंदर पूंजीवाद को हम कह सकते हैं कि वो अधिक प्रभावी हो रहा है, एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में भी। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से मेरा तात्पर्य यहाँ अलग है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, पर्यावरणवादी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मानवाधिकारवादी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन संस्थानों की बात की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी वैश्वीकरण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। वो अपने एक ऑफिस से पूरे विश्व को संचालित कर रही है। उससे समाज, जो वैश्विक समाज है, उनमें स्थानीयता का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है और एक वैश्विक संस्कृति का विकास होता जा रहा है। तो ये किसके कारण संभव है? ये प्राराष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा है। तो उदारीकरण आया है, और विशेष तौर से भारत में जब 1991 के बाद से ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया वो प्रारंभ हुई है। यातायात के जो साधन है उनसे तीव्र गति से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, तो इसने भी वैश्वीकरण में तीव्रता प्रदान की है। ऋण संकट, अब विभिन्न देशों के बीच में क्या है कि ऋण संकट बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी हाल का अगर हम उदाहरण लें तो पाकिस्तान के अंदर ऋण संकट है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या कहा कि आप अगर ये परिवर्तन लाओगे तब हम आपको ऋण देंगे। तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन है, मुद्रा कोष है, वो किस प्रकार के परिवर्तन की बात कर रहा है? वो वैश्विक परिवर्तन की बात कर रहा है। वो उस प्रकार के परिवर्तन लाना चाहता है जो कि यूरोपीय देश के अंदर है। तो इससे क्या है कि मजबूरी में पाकिस्तान को उनके हिसाब से परिवर्तन करना पड़ा है, और धीरे धीरे वो उनमें जो स्थानीयता का तत्व था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किसके समान हो रही है? वैश्विक अर्थव्यवस्था के समान होती जा रही है। तो धीरे धीरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ऋण संकट के कारण वो धीरे धीरे स्थानीयता पर हावी होते जा रहे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है और जो स्थानीय व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, दोनों एक जैसी होती जा रही है। अब करें वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक की भी चर्चा करेंगे, पहली बात करेंगे सकारात्मक प्रभाव की। तो मैंने क्या कहा था, इसके बहुत सारे आयाम हैं। तो इनको अगर साधारण प्रश्न आता है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए, तो हमें सभी आयामों को शामिल करना है। अगर पूछ लिया जाए कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं, या राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं, सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं, तब हमें केवल उसका बताना है। अगर सामान्य तौर पे पूछा जाता है तो सभी आयामों को हमें शामिल करना है। तो आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है कि इससे विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है। किस में वृद्धि हुई है? विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है। पहले जो प्रतिबंध थे, अगर भारत की हम बात करें तो 1991 में भारत का विश्व के साथ जो व्यापार था वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही उदारीकरण और निजीकरण आया और वैश्वीकरण आया तो उससे विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है। हम चाहकर भी विश्व व्यापार को कम नहीं कर सकते। रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि हुई है। जो श्रम का मुक्त प्रवाह हुआ है, एक देश के नागरिक है बगैर बेरोक टोक के दूसरे देशों में रोजगार के लिए
जा सकते हैं, तो इससे रोजगार में वृद्धि हुई है। या बाहर से जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है या बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आकर अपना उद्योग स्थापित करती है तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो वैश्वीकरण से आर्थिक रूप से हम देखें तो रोजगार में वृद्धि हुई है। लेकिन देखो, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसमें रोजगार की हम बात करें तो इससे क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग थे या जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोग थे उनके रोजगार में तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो कुशल लोग थे उनके रोजगार में कमी हुई है। तो इसके ये दूसरा पक्ष भी है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्या है, कीमतों में कमी आई है, तो ये आम उपभोक्ता के लिए अच्छी बात है। इससे आर्थिक विकास में तीव्रता आई है। जो गुणवत्ता है वस्तुओं की उनमें सुधार हुआ है। प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सबको अपना माल बेचना है, तो वो क्या करेगी, कीमतों के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार करेगी, तभी उनकी जो प्रोडक्ट है वो बिकेंगे। तो इससे क्या होता है, कीमतें कम होती है और गुणवत्ता में सुधार होता है, विकल्पों में वृद्धि होती है। हमारे सामने पहले बहुत कम ऑप्शन थे, लेकिन वैश्वीकरण आता है तो विश्व की समस्त कंपनियां, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, ऑटो सेक्टर में हो, टीवी सेक्टर में हो या फ्रिज के सेक्टर में हो, तो हमें बहुत सारे ऑप्शन इससे मिलते हैं। नई तकनीक आती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है, तो उसके साथ साथ नई तकनीकी भी आती है और उसका भी विकास होता है और उसका विस्तार होता है। तो अब हम इसके अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो इसके दूसरे पहलू भी है। इसके दूसरे पहलू भी है कि तकनीकों का विकास होता है, लेकिन इससे क्या है कि स्थानीय जो उद्योग धंधे हैं वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम अगर सामाजिक सांस्कृतिक रूप से देखें तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब से निजीकरण हुआ है तो बहुत सारी महिलाएं हैं वो निजी क्षेत्र में कार्य करने लग गई है, तो महिलाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं की स्थिति सुधार हुई है और जो अंतर्राष्ट्रीय महिलावादी आंदोलन है उसका प्रभाव विश्व के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। रूढ़िवादिता में कमी आती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार वैश्वीकरण से संभव है। जब रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी मिटेगी, तो गरीबी का उन्मूलन होगा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो गरीबी उन्मूलन के लिए सहयोग भी करते हैं और प्रयास भी करते हैं। मानवाधिकारों के प्रति आम जनता में जागरूकता आती है। आज कोई भी देश है वो भयंकर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। संस्कृति का पुनरुत्थान भी होता है। संस्कृति क्या होती है, अगर एक जैसी बनी रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं आएंगे तो संस्कृति क्या होगी, संस्कृति में क्या होगा कि अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, गतिशीलता नहीं आ जाएगी, वो संस्कृति सड़ांध मारने लगती है। तो संस्कृति तभी है जब उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। संस्कृति का मतलब ही परिष्कृत होना है। अगर हम इसके समकक्ष चुनौतियां देखें, वैश्वीकरण के समकक्ष चुनौतियां या प्रतिरोध, वैश्वीकरण के प्रतिरोध क्यों किया जाता है, तो इसमें हम देखें तो इससे क्या क्या खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का खतरा है वो बढ़ गया है। ऐसा कहा है कि वैश्वीकरण के माध्यम से जो पश्चिम के देश है वो संपूर्ण विश्व पर अपनी संस्कृति थोप रहे हैं। तो इससे क्या है, न केवल आर्थिक उपनिवेशवाद कह रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से वो वहां की सरकारों को, वहां की आर्थिक व्यवस्था को, स्थानीय आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे विदेशी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी तो जो देश की छोटी छोटी कंपनियां हैं वो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनको निगल लेगी। तो वो क्या करेगी, निगल लेगी और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। फिर किसका अधिकार हो जाएगा, बाजार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा और वो देश को धीरे धीरे गुलाम बनाना शुरू कर देंगे। तो इसी प्रकार से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की बात की जा रही है कि जो स्थानीय संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी और संपूर्ण विश्व पर पश्चिमी संस्कृति है वो हावी हो जाएगी। जो सत्ता है और संपत्ति है वो कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठी हो जाएगी, ऐसा वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। तो ये वैश्वीकरण के समकक्ष चुनौतियां है, इस कारण से वैश्वीकरण का प्रतिरोध किया जा रहा है। तो कुछ समूहों में, देशों में या निगमों के पास एकत्रित हो जाएगी और जो राष्ट्र राज्य है वो क्या है,
उस पर बाजारों का अधिकार हो जाएगा, और जो अन्य समूह हैं वो क्या है कि अपने सामान्य जो आवश्यकताएं हैं उनसे वंचित हो जाएंगे। उनके संसाधनों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का या कुछ ही समूहों का अधिकार हो जाएगा। और इससे क्या है कि वैश्वीकरण से अवसर और जो लाभ है वो तो बढ़ रहे हैं। इससे क्या है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है, लेकिन उसका फायदा क्या है, सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, केवल कुछ ही लोगों को मिल रहा है। तो इससे क्या है, समाज के अंदर या विश्व के अंदर असमानता बढ़ती जा रही है, चाहे वो देशों के बीच में देखें, चाहे वो एक देश के विभिन्न नागरिक समूहों के बीच में हम देखें। इससे आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। जो लोक कल्याणकारी राज्य है, जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें भी धीरे धीरे कमी आती जा रही है, और जो लोक कल्याणी राज्य का स्वरूप है वो बदलकर कैसा होता जा रहा है, वो बाजार निर्देशित अर्थव्यवस्था का होता जा रहा है, राज्य का होता जा रहा है। तो ये क्या है कि कमजोर वर्गों की बजाय पूंजीपति वर्ग के हितों को विशेष में तो देती है, ऐसा माना जाता है। ये पर्यावरण की अवहेलना करती है, मानवाधिकारों की अवहेलना करती है, श्रमिक जो कानून होती है उनमें सुधार करने के विरुद्ध ये माहौल बनाती है। और तो इस कारण से हम देखते हैं कि वैश्वीकरण से समावेशी विकास नहीं हो रहा है। तो वैश्वीकरण के समकक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? एक तो है समावेशी विकास करने की, यानी इसका लाभ है वो सभी वर्गों को मिले। पर्यावरण संरक्षण का इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये सशक्त शासन, यानी जो राष्ट्र है, सरकारें हैं, उनको सशक्त करने की चुनौती है, वो उनको कमजोर हो रही है। जो अमीर और गरीब देशों के मध्य जो खाई बढ़ती जा रही है उसको पाटने की चुनौती है, वो वैश्वीकरण के समकक्ष है। तो इन सब की वजह से वैश्वीकरण का प्रतिरोध हो रहा है, और धीरे धीरे विश्व में क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण का एक अलग विपरीत एक प्रक्रिया चल पड़ी है, जिसे हम बोलते हैं विवैश्वीकरण, डी ग्लोबलाइजेशन। धीरे धीरे अब लोग क्या है कि वैश्वीकरण क्या है, आत्मनिर्भरता की बात करता है, और वैश्वीकरण क्या है, परस्पर निर्भरता की बात कर रहा है। और धीरे धीरे क्या है कि विश्व वैश्वीकरण की चुनौतियों के कारण आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। जैसे कि भारत में आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, हम दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहते। तो वैश्वीकरण क्या कहता है कि दूसरों पर निर्भर होना, लेकिन आत्मनिर्भर क्या कहता है कि दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। तो धीरे धीरे क्या है कि इन चुनौतियों के कारण जो विश्व के देश है वो संस्कृतिकरण की बजाय वैश्वीकरण की बजाय विवैश्वीकरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ने लगे हैं। तो ये पीडीएफ है वो बिल्कुल शॉर्ट में बनाई गई है, आपके पॉइंट्स के हिसाब से बनाई गई है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको बढ़ाऊं तो ये आपको ग्रुप के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। टू द पॉइंट है, इसमें कोई भी बातें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी गई है, एक एक बातें हैं वो उससे एक एक पर्सन बन सकता है। और अगर आप चाहो तो मैं इसको विस्तार से देख के लिख सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विस्तार से बताने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम आरएस में मेंस में बैठते हैं तो हमारे देखते हैं कि हमने कितने पहलुओं को छुआ है। अगर एक पहलू का विस्तार से वर्णन कर दिया तो उसके नंबर हमें नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ ऐसे हो, कुछ पर्सन ऐड करने हो जो इस पीडीएफ में या इस वीडियो में नहीं आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको पीडीएफ में शामिल कर दूंगा और रिवाइज पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर विस्तार से लिखना है तो भी बता देना। आपने इतने प्रेम से सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।